जय हिंद। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिससे हर साल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस डबल होने के कारण हमें पहला चैप्टर से दूना मार्क्स का जो है क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आगे हम लोग ऐसे प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं जो लगभग हर साल या मैथ जो है बोर्ड एग्जाम में टकराते हैं। तो हम लोग अध्याय 1 से सिर्फ 10 मैथ करेंगे, जिसके अनुसार हमें मैथ जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। मैं आप लोगों को जो है इस 10 मैथ का जो है सॉल्व कराऊंगा और 100% जो है इसी से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, पहला मैथ हम लिए हैं। पहला मैथ है हमारा कि 0.46 पर रैंकिंग, जिसे हम लोग बार कहते हैं, 0.46 पर रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो इस मैथ का हल हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दोगे। तो इस मैथ का हम लोग जो हल करेंगे या सॉल्व जो करेंगे, तो हमें दिया गया है कि 0.46 पर रैंकिंग, इसे परिमेय संख्या के रूप में हम लोग बदलेंगे। तो सबसे पहले इसको परिमेय संख्या निकालने की दो विधि है, एक है लॉन्ग टाइप और एक है शॉर्ट टाइप का। तो हमें यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको शॉर्टकट में बनाएंगे। और यदि हम लोगों को लघुत्तरीय में पूछे जाते हैं तो इसे हम लोग लॉन्ग टाइप में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका हल हम लोग लॉन्ग टाइप में कैसे करते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है ये है 0.46, यानी कि दोनों पर रैंकिंग है, जिसे हम लोग बार के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम लोगों को कर लेना क्या है कि माना हम लोग क्या कर लेंगे, माना x बराबर ले लेंगे 0.46। तो 46 पर रैंकिंग का मतलब होता है कि बार, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार, कि 46 जो है अब बार बार आएंगे। तो बार बार आएंगे, इसका मतलब हो गया 0.46 हम लोग जो है लिखते रहेंगे। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, कम से कम इसको जो है 2 बार लिख लो और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। तो अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो इसे 100 से गुना करेंगे। क्यों 100 से गुना क्यों करेंगे, इसका कारण क्या है कि यदि 2 अंकों में रैंकिंग होगा तो इसलिए हम लोग, यदि 2 अंकों में रैंकिंग होगा तो 100 से गुना करेंगे, 1 अंकों में रैंकिंग होगा तो 10 से गुना करेंगे, 3 अंकों में रैंकिंग होगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो हमें यहां पे गुना करना है, यानी कि 100 से गुना करेंगे इसको। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है x, तो x को 100 से गुना करेंगे, फिर बराबर 0.46 को हम लोग 100 से गुना करेंगे, यानी कि हमें मिलेगा 100 गुना x, 100x बराबर, इसको गुना करने पर यानी कि 0.46, इसको यदि गुना करते हैं तो 2 जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो 1 2 3 4 अंकों में दशमलव है, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 2 3 4 अंकों में जो है दशमलव ले लेंगे, यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा 100x बराबर, यानी कि इसके आगे जो जीरो है इसको ले भी सकते, नहीं ले सकते ना, तो 4 यानी 46.4600। तो हमें जो है लास्ट में 4 ही चाहिए, यानी कि
100x बराबर हो जाएगा 46.4646। ये हो गया समीकरण 2। तो अब हमें करना क्या है कि समीकरण 2 में से एक को उठाने पर, अब हमें करना क्या है कि समीकरण 2 में से या 2 से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में हमें मिला 100x बराबर 46.4646 और समीकरण 1 में हमें मिला है x बराबर 0.4646। अब इसको करना क्या है, घटाना है। तो जब घटाएंगे 100x से, यदि x को घटाएंगे तो हमें 99x मिलेंगे। कितने x मिल जाएंगे, 99x मिल जाएंगे। और यदि इसको हम लोग घटाते हैं तो 6 से 6 गया 0, यानी कि इसमें हम लोगों को कितने मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। और ये जो 46 है, 46 से 0 घटाएंगे तो 46 हो जाएगा, अर्थात हमें मिल जाएंगे 99x बराबर 46। यानी 46 के बाद जो दशमलव का 00 है, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अर्थात 90, अर्थात क्या हो जाएगा, जैसे x बराबर ये 99 जो है गुना के क्रम में है, दूसरे साइड में जाएंगे तो इसको बट्टे के क्रम में ले लेंगे। क्या ये 46 जो है और 99 क्या ये कटेगा, यदि करता है तो काटेंगे और नहीं करता है तो नहीं काटेंगे। तो 46 और 99 जो है ये किसी से नहीं कटेगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 46.99, यानी कि 40.99 नहीं, 40/99, 40/99। अतः यही हम लोग क्या कर सकते, इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए 0.46 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में वो कितना जाएगा, 40/99। यही इसका सही आंसर होगा। के बाद हम लोग अगला मैथ देखेंगे। अगला मैथ हमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पे किस विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जब हमें गुणनखंड यानी कि जब हमें कोई भी किसी विधि दे या कोई विधि दे तो हमें उस समय उस विधि के माध्यम से ही हम लोगों को उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। और यदि ऐसे दिया जाए कि किसी मतलब कि इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो किसी भी विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। जब विधि का नाम दिया हुआ रहे तो विधि के अनुसार ही निकालना होगा। तो ध्यान दोगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका हल ध्यान दोगे तुम लोग, इसका जो हम लोग हल करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले हम लोग सबका अवलोकन कर लेंगे। जैसे कि 12 का हमें अवलोकन कर लेना है, 12 का अवलोकन करेंगे तो 2 से 1 कटेगा तो 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर यदि इसको हम लोग काटे तो 3 एकम 3। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 15 का भी हम लोगों को अवलोकन करना पड़ेगा। तो 15 जो कटेगा वो 3 से कटेगा, पहले 3 से काटेंगे तो 5 तिया 15, फिर इसको 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसके बाद 21 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 21 कटेगा पहले 3 से, तो 3 से काटने पर 3 7 21 हो जाएगा। फिर इसको 7 से काटने पर 7 एकम 7, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ये हो जाता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, और 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ये हो जाता है 3 गुना 5 गुना 1, और जो ये 21 का अभाज्य गुणनखंड है तो ये होता है 3 गुना 7 गुना 1। तो अब हम लोगों को इसी के माध्यम से क्या निकालना है, इसी के माध्यम से हम लोगों को निकालना है कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो पहले हम लोगों को एचसीएफ दिया गया है, पहले हमें क्या दिया गया है एचसीएफ, तो इसलिए हम लोग पहले निकाल लेंगे एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ जो निकलेगा, एचसीएफ हम लोग कहते किसको है,
जो तीनों में मिलेंगे, जो तीनों में मिलेंगे इसी को हम लोग कहेंगे HCF। तो तीनों में हमें मिलता है 3 3 3, तो 3 मिलता है गुना 1 1 1, यानी कि HCF मेरा हो जाएगा 3 एकम 3। और एलसीएम जो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम में हमें देखना है कि यहाँ पे जो संख्या अंक है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। तो हमें देख लेना पड़ेगा कि ये जो 2 है, तो 2 की अधिकतम कितना बार आया है, 2 बार, अधिकतम 2 बार आया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 को 2 बार लेंगे। 3 अधिकतम कितना बार आया है, सब में 3 अधिकतम जो है एक ही बार आया है, तो इसलिए हम लोग 3 एक बार लेंगे। और 5 भी एक बार आया है, तो 5 को भी एक बार लेंगे। 7 भी एक बार आया है, तो 7 को भी एक बार लेंगे। और एक ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो अब इसका जो एलसीएम होगा, ये एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2, यानी कि 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 गुना 4, 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 12, 12 को यदि 5 बार पढ़े तो 12 पंचे 60, 60 को यदि हम लोग 7 बार पढ़े तो हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा, 420। तो यही जो है, तो एचसीएफ निकल गया 3 और एलसीएम निकल गया कितना, 420, यानी कि 12 15 और 21 का एचसीएफ 3 और एलसीएम निकल गया 420। तो इस तरह के हम लोगों को दूसरे भी मैथ पूछे जा सकते हैं। यदि हम लोग ये मैथ अच्छी तरह से समझ लें तो इस तरह से हम लोग दूसरा भी मैथ को आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो है यही आंसर हो जाएगा। अगला मैथ हमारा है नंबर थर्ड का जो मैथ है, ये दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो ऐसे मैथ हम लोगों को पूछे जा सकते हैं, और किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग द्वारा। तो विभाजन का मतलब होता है भाग। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे विभाजन का मतलब होता है भाग, यानी कि हम लोग भाग विधि द्वारा जो है 135 और 225 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका हल ध्यान देंगे आप लोग। तो किस विधि द्वारा हम लोग को एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ को बोलते हैं हम लोग मौसम। तो हम लोगों को निकालना है विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, यानी विभाजन का मतलब भाग विधि द्वारा हम लोगों को निकालना है। तो हम 135 से 225 को जो है भागा देंगे। तो यहां पे यदि देखें तो 135 को यदि हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो हमें 270 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग 135 को एक ही बार पढ़ेंगे। तो एक बार यदि पढ़ते हैं तो 135 से कम 135, जब इसको घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0 और 22 से 13 चला गया तो 9 हो जाएगा। फिर इस 90 से हम लोग क्या करेंगे, 135 को भागा देंगे। तो 90 को भी यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ेंगे, तो 90 एकम 90। जब इसको घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, 5 से 0 गया 5 और 13 से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा 4। तो अब जो होगा इस 45 से हमें क्या करना है, 90 को भागा देना है। 45 से किसको भागा देना है, 90 को। तो 45 से यदि 90 को भागा देंगे तो 45 को 2 बार पढ़ने पर आ जाता है 90। तो अब ये जो है पूरा पूरी कर जाएगा, यानी कि जिससे पूरा पूरी करता है, किससे पूरा पूरी कर गया, 45 से पूरा पूरी करना। तो इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसलिए या अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः 135 और 225 का एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। और यदि हम लोगों को इस तरह का कोई भी मैथ दे और कहा जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इसको जो है हल करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब भी होता है विभाजन, यानी कि भाग विधि द्वारा जो है इसका एचसीएफ हम लोगों को निकालना है।
चलो इसके बाद हम लोगों को एक अगला क्वेश्चन दिया है, यानी अगला मैथ है हमारा, सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह इस तरह के मैथ जो है ना, लगभग यानी कि हर साल बोर्ड एग्जाम में इस तरह के कोई ना कोई मैथ हम लोगों को पूछा जाता है। तो आइए इसको आज हम लोग जो है आसानी से हल करना जो है सीखे। कहा गया है सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग जो है सिद्ध करेंगे, और इस तरह के हम लोग रूट अंडर 2 भी दे सकते। रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। यदि हम लोग देखें तो इस तरह के मैथ हम लोगों को एग्जाम में जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस मैथ का सॉल्व करेंगे। यदि एक बार आप लोगों को समझ में आ जाए तो ये हमारे माइंड से निकलने वाला नहीं है, और इस तरह के दूसरे भी हमें पूछे जा सकते हैं। यानी कि रूट अंडर 3 के जगह पर रूट अंडर 2 भी दे सकते हैं, रूट अंडर 5 भी दे सकते हैं, रूट अंडर 6 भी दे सकते हैं। तो कोई भी हमें मतलब कि कोई भी अपरिमेय संख्या दे सकते हैं और कहा जा सकता है कि इसे सिद्ध करें। तो आगे ध्यान दोगे कि इसका हल हम लोग किस तरह से करते हैं। तो दो सिद्ध करें कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस रूट अंडर 3 को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए तो रूट अंडर 3 यदि एक परिमेय संख्या है तो रूट अंडर 3 बराबर हो जाएगा p बट्टे क्यू। यानी कि परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो p बट्टे क्यू होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हमें करना क्या है, दोनों तरफ है दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग करेंगे। जैसे रूट अंडर 3 का वर्ग बराबर p बट्टे क्यू का वर्ग, दोनों का वर्ग करेंगे। यदि इसको हम लोग वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 3 का वर्ग होता है 3, यानी कि p बट्टे क्यू, p का वर्ग p स्क्वायर हो जाएगा और q का वर्ग q स्क्वायर हो जाएगा। यदि अब इसको हम लोग गुना करें, त्रियक गुना करें तो हम लोगों को मिलेंगे, यानी कि 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर मिल जाएंगे। तो इतना मिलने के बाद अब हम लोगों को देखना है कि ये दोनों संख्याएं जो है एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। चूंकि अब हमें देखना है कि चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए एक पूर्णांक है, इसलिए 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु यह कथन त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। अतः रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस मैथ का जो है हम लोग इस तरह से हल करेंगे। तो ये हो गया रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है और इसका ये हो गया सिद्ध। इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस में चलेंगे। इसके बाद
अगला मैथ है हमारा पांचवा मैथ। पांचवा मैथ है सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जिस तरह से हम लोग 4 नंबर को सॉल्व किए, ठीक उसी प्रकार हमें 5 नंबर को भी सॉल्व करना है। तो नंबर 5 में भी वही मैथ है कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि रूट अंडर 3 की जगह पर रूट अंडर 5 दे दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार इसको जो है हम लोग हल करेंगे। तो क्या करना है, हमें लेना है माना रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए रूट अंडर 5 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे q हो जाएगा। तो इसे हम लोग आगे हल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग रूट अंडर 5 बराबर p बटे q लेते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहां पे कर सकते हैं कि चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु यह कथन त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। अतः रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से भी डायरेक्ट यदि हम लोग करते हैं तो यह मैथ हमारा सॉल्व हो जाता है। चलो इसके बाद हम लोग नंबर 6 का हल करेंगे। नंबर 6 में हम लोगों को दिया गया है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम लोग नंबर 6 को भी हल करेंगे। तो माना ले लेंगे हम लोग, माना 5 माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए 5 माइनस रूट अंडर 3 जो है 5 माइनस रूट अंडर 3 बराबर हो जाएगा p बट्टे q, p बट्टे q हो जाएगा। तो यदि इसको हम लोग अब माइनस थर्ड नहीं माइनस 3 बराबर हो जाएगा p बट्टे q, ये प्लस 5 जो है यदि दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। यदि हम लोग इस माइनस को अब हटाना चाहते हैं तो हमें दोनों ओर माइनस 1 से गुना करना होगा। यानी कि यदि इस माइनस थर्ड को हम लोग हटाना चाहते हैं तो माइनस 1 दोनों ओर गुना करना होगा। तो यानी कि p बट्टे q माइनस 5 को क्या करेंगे, माइनस 1 से गुना कर देंगे। अर्थात हमें प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा, रूट अंडर 3 एकम रूट अंडर 3। और यदि इसको हम लोग गुना करते हैं, यदि इसको गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस p बट्टे q और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5। तो हमें प्राप्त हो जाता है रूट अंडर 3 बराबर माइनस p बट्टे q प्लस 5 मिल जाता है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, तथा q एक क्या है, पूर्णांक है। यदि ये दोनों पूर्णांक है तो रूट अंडर 3 जो है, रूट अंडर 3 बराबर यदि हम लोग इतना लेते हैं तो ये पूर्णांक के रूप में आ गया। यदि ये इस रूप में आते हैं तो वह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है।
तो चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए जो है √3 बराबर -p/q प्लस 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु यह कथन त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है, त्रुटिपूर्ण विरोधाभास है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 नहीं, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है नंबर 6 का हल इस तरह से हम लोग करेंगे। है हमारा ये जो 7वां मैथ है, इस मैथ को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, और यह मैथ जो है कहा गया कि 140 को आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या कहा गया? 140 को आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको क्या करना, हम लोगों को व्यक्त करना है। तो इसका जो हल होगा, ये हल हो जाएगा 140 का पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 140 कटेगा कितना से, यानी कि 2 से, पहले 2 से ही कट जाएगा, तो 2 सत्ते 14 0, यानी कि 70 बार में। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 35 दूना 70। फिर अब जो ये 35 है ये राइट कटेगा 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो इसे गुणनफल के रूप में लिख लेना है, इसलिए 140 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 7, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, कितना 2 बार आ गया इसमें, तो 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो 140 जो है ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। तो ऐसे भी छोटे छोटे मैथ जो है हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद नंबर 8 का जो मैथ है, यह मैथ भी बहुत आसान है। अच्छा, आसान है या नहीं है, पहले इसको हम लोग पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा मैथ हम लोग सबसे पहले बना चुके हैं। तो यह मैथ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 960 और 432 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम लोग भाग विधि द्वारा जो है 960 और 432 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 432 से हम लोग 960 को क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो यदि हम लोग 432 को एक बार पढ़ते तो 432 से 432 हो जाएगा। तो इसे हम लोगों को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यदि 2 बार पढ़ते हैं तो हो जाता है, यदि 432 को हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो ये हो जाता है 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो इसे घटाने पर तो 0 से 4 नहीं घटेगा, उधर लेने पर 10, 10 से 4 गया 6। अब यहाँ पे बचा 5, तो इससे उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 से 4 यानी 15 से 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 8 बचा, 8 से 8 गया क्रॉस, तो इस 96 जो बचा, तो 96 से आप 432 को क्या करेंगे, भागा देंगे। यदि हम लोग इसको 4 बार पढ़ते, यानी 5 बार पढ़ने पर तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 96 यदि हम लोग 4 बार पढ़ते हैं तो 4 छक्के 24, 24 का 4 हाथ में बचा 2, 4 9 36, 36 और 2 38 हो जाएगा। यदि इसको हम लोग घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12 से 4 गया 8, यहाँ पे भी 12 से 8 गया 4, 3 से 3 गया क्रॉस। तब फिर हम लोग इस 48 से जो है 96 को भाग देंगे। तो 48 को यदि हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 48 दूना 96 हो जाता है, 48 दूना 96, यानी कि 8 दूना 16 का 6 हाथ में बचा 1, 4 दूना 8 अरे 9, 48 दूना 96। तो ये पूरा किससे कर जाता है,
48 से जो है पूरा पूरा कर जाता है। तो अतः लिख सकते हैं या इसलिए लिख सकते हैं हम लोग, अतः 432 यानी अतः 960 और 432 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, वो 48 हो जाएगा। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यदि इस तरह का कोई भी मैथ हम लोग को पूछा जाए तो आसानी से जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जो है इसको निकाल सकते हैं। नौवां मैथ जो है ये कहा गया है कि बिना भाग दिए बतावे कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम लोग कोई भी परिमेय संख्या यदि होती है तो परिमेय संख्या को हम लोग भाग विधि द्वारा उसका जो है शांत और अशांत निकालते हैं। लेकिन हम लोगों को पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पे बिना भागा दिए हुए हम लोगों को क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत है। तो इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इसका हम लोग हल करते हैं। तो क्या कहा गया कि ये जो 13/343 है तो ये किस रूप में है, P/Q के रूप में है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या कर लेना है, Q का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। पहले किसका अभाज्य कर लेना है, Q का अभाज्य गुणनखंड। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड। यदि इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे 343 का, तो 343 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, यानी कि Q का अभाज्य गुणनखंड निकालना हम लोगों को, तो Q का अभाज्य गुणनखंड कितना है, यानी 343 है। तो 343 का अभाज्य करेंगे तो ये हो जाएगा 7 से कटेगा। तो 7 से यदि इसको हम लोग काटते हैं तो 343, तो 7 चौके 28 और 34 से 28 जाएगा तो बचेगा 6, 6 पर 3 63, तो 7 नमा 63, यानी कि 49 बार में कर जाता है। फिर 7 को यदि हम लोग 1949 से यानी 7 को 49 से काटते हैं तो ये कितना से कर जाएगा, 1 मिनट। यदि हम लोग 49 को 7 से काटते हैं तो 7 बार में कर जाएगा। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो निकलता है, अभाज्य गुणनखंड जो निकलता है 343 का, तो कितना निकल जाता है, 7 गुना 7 गुना 7, अर्थात 7 पर पावर 3 निकल जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यह शांत है या अशांत है। तो इसको निकालने के लिए आप हम लोगों को करना क्या है कि 13 बट्टे ये जो 343 है, तो 343 होता है 7 का घन, तो ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति का, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो अशांत दशमलव प्रसार कैसे होगा, तो शांत और अशांत को दर्शाने के लिए, शांत जो होता है शांत को दर्शाने के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा, तो यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में रहता है, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में रहता है, अथवा यदि 2 पर पावर m रहता है या 5 पर पावर n रहता है, या 5 पर पावर n रहता है, तो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। और यदि 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरा आ जाता है तो वह अशांत आवृत्ति का होता है। तो इसलिए जो है ये 13/343 यानी कि 13/7 पर पावर 3, ये 2 और 5 के अलावा जो है 7 आ गया है, इसलिए इसकी जो दशमलव प्रसार होगी वह अशांत हो जाएगा। तो हम लोगों को बिना भाग दिए हुए यदि किसी का परिमेय यानी किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना होगा तो हम लोगों को जो है Q का अभाज्य गुणनखंड निकालनी होगी, और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, अथवा 2 पर पावर n या 5 पर पावर n के रूप में, सिर्फ 2 पर पावर 5
ये 2 पर पावर m या 5 पर पावर n यदि आता है तब भी इसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि इसके अलावा कोई दूसरा आता है तो वह दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा। तो इसके बाद हम लोगों का लास्ट एक मैथ है, ये लास्ट मैथ है 10 नंबर का। 10 नंबर का जो मैथ है, कहा गया कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, तो पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। यदि इस तरह के हम लोगों को कोई भी मैथ देता है तो इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि महत्तम धारिता की बात कही गई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का जो है एचसीएफ निकाल देंगे। यानी कि हम लोगों को 504 और 735 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो भाग विधि द्वारा जो है हम लोग क्या करेंगे, 504 और 735 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 504 को हम लोग यहाँ पे कितना पढ़ेंगे, एक बार। तो 504 एकम 504, जब इसको घटाते हैं तो 1 और 3 से 0 गया 3, 7 से 5 गया 2। फिर इस 231 से हम लोग अब किसको भागा देंगे, 504 को भागा देंगे। तो यहाँ पे 231 को हम लोग अब 2 बार पढ़ेंगे। यदि 2 बार पढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। जब इसको घटाना होगा तो घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4 से 2 गया 2 और 50 से 46 चला गया तो मिलेगा हमको 42। कितना मिल जाएगा, यानी कि 50 से 46 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि 42। अब इस 42 से हम लोगों को क्या करना है, 231 को फिर भागा देना है। तो 231 को यदि भागा देते हैं तो यहाँ पे हम लोग 40 को जो है 5 बार पढ़ लेंगे। यदि 42 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, हाथे बच्चा 1, 5 चौक 20 और 1 21। यानी कि जब इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 21। फिर 21 से फिर 42 को भागा देंगे। 21 से क्या करेंगे, 42 को भागा देंगे। अब तो 21 को 2 बार पढ़ेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा। यानी कि पूरा किससे कटा, 11 से कटा। तो पात्र की महत्तम धारिता क्या हो जाएगी, 21 लीटर। तो अतः पात्र की महत्तम धारिता ये कितना लीटर का हो जाएगा, 21 लीटर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 21 लीटर होगा। तो बच्चों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस तरह के यदि आप लोग मुझे लाइक फॉलो करते हैं तो हम जो है मोटिवेट होंगे और अगला वीडियो भी आप लोगों को जो है देंगे, जिससे एक अच्छी क्लास हम जो है दे सके आप लोगों को।